नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्थानीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। आज अंतिम वर्ष के कक्षा के पहले प्रश्न पत्र में हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेज़ों ने भारत में आने के बाद भारत की भू राजस्व प्रणाली यानी कृषकों से लगान लेने की जो अलग अलग प्रणालियाँ अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनाई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसी की एक प्रणाली थी, जो पहला सिस्टम अपनाया गया वो था स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी प्रथा, ज़मींदारी प्रथा। इसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये किन किन क्षेत्रों में अपनाया गया था और ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर इसका कब्ज़ा था, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले इसके कुछ अलग अलग नामों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सरकार ज़मीन पर कितना लगान लेगी उसका हिस्सा क्या था, वो राशि जो है वो हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका नाम है वो है ज़मींदारी, जागीरदारी, बीसवेदारी, क्योंकि ये लगान वसूली का काम जो है ज़मींदारों को सौंप दिया गया और उन्हें जब तक कि वो निश्चित राशि जो थी लगान की वो कंपनी सरकार को देने वाले थे, तब तक उनका ज़मीन पर स्थायी कब्ज़ा था। और उसके बाद अगर नहीं देते तो उनको उनकी ज़मींदारी बेच करके दूसरा ज़मींदार ले लिया जाता था। इसको ज़मींदारी, बीसवेदारी, जागीरदारी, मालगुजारी इन नामों से जाना जाता है। और दूसरा विपिन चंद्रा की जो पुस्तक, जो कि आपके फाइनल ईयर का लगभग आधा कोर्स कंप्लीट करती है, और जो आईएएस के एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो है स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, यानी उसका जो लोकल नाम होगा शायद बंगाली, उड़िया या बिहारी भाषा में, उस नाम से लिखा गया है। तो जब आप विपिन चंद्रा पढ़ें, वहाँ इस्तमरारी शब्द आए तो स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में ही ये बात की गई है। अब इस व्यवस्था को ब्रिटिश शासित भारत के किन किन प्रांतों में लागू किया गया था, तो वो प्रांत थे, जैसे मैंने बताया बंगाल। हर बार जब भी बंगाल की बात आ रही है, चाहे वो प्लासी के युद्ध के बारे में बताया हो या बक्सर के युद्ध के बारे में, जब बंगाल आ रहा है तो आप दिमाग में खांचा खींच लो। उसमें एक तो बांग्लादेश है, जो कि आजकल एक नया देश बन चुका है। अपने भारत का एक प्रांत पश्चिमी बंगाल है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा, ये दोनों प्रांत भी इसमें शामिल है। यानी 4 जगहों की मैं बात कर रही हूँ, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनमें इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के आसपास के एरिया में लागू किया गया। साथ ही साथ दक्षिण में कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में, यानी उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था का जो प्रतिपादन किया वो किया गया था, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज़रूर जाती हूँ। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियाँ की गई, उसके बाद में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। कंपनी जो है वो लगान सारा भारतीय अधिकारियों से वसूल कर अपने खाते में जमा करती रही। इससे बंगाल में जो है कुप्रबंधन की एक गजबी अवस्था फैल गई। मतलब संसद में तक कहा गया कि ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने विश्व में कहीं नहीं देखी है, इसका उदाहरण मिल ही नहीं सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक क्या व्यवस्था लागू की जाए, जो उन्होंने इलाके जीते हैं, बंगाल तो जीत ही लिया था उन्होंने। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला मैं बता रही हूँ, वो अवध के शासक से ले लिया था। और यहाँ जो है हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान को पराजित करके साउथ में उत्तरी कर्नाटक का जो हिस्सा लिया था, उनमें क्या व्यवस्था लागू की जाए, इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसने पहले तो जो है सबसे ज़्यादा कौन लगान वसूली देगा, ठेके पर ये देने की प्रथा शुरू की गई। और इससे क्या हुआ, जो ज़मींदार आए
जो कि पुराने ज़मींदार थे, उनमें एक दयालुता की भावना थी। वो उसी गाँवों में रहा करते थे और कृषक और ज़मींदार के बीच में एक माई बाप वाला रिश्ता था। जब किसानों के घर में कोई मृत्यु हो जाती, अकाल, अतिवृष्टि या फसलों में रोग लग जाता, या कभी कभी ऐसा भी होता था उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में जब विवाह होता है तो इंसान जो है अपनी वार्षिक कई सालों की आय जो है उस विवाह में खर्च कर देता है। तो ऐसे जब कभी अवसर आते थे तो पुराने जो ज़मींदार थे वो किसानों का लगान जो है कुछ साल के लिए स्थगित कर देते थे, उनको कुछ समय के लिए कि बाद में दे देना, या अकाल, अतिवृष्टि, कीड़ा लगना, ऐसी कई सारी समस्याएं जब आती थी तो उनका लगान माफ़ भी कर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों की व्यवस्था में इसका कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, समझ में आ गई। उनके लिए ज़मींदार भूमि के मालिक तभी तक हैं जब तक कि वो निश्चित जो राशि है वो अंग्रेज़ों के ख़जाने में जमा करते रहें। जिस दिन ये राशि जमा नहीं हुई, साल का जो आखिरी दिन हुआ करता था, तो उन ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, ये व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो खुद भी ब्रिटेन के एक ज़मींदार घराने का था, तो उसकी जो सहानुभूति थी, स्वाभाविक सहानुभूति थी, वो ज़मींदार वर्ग के साथ थी। 1790 में इसको एक बार 10 ईयर्स के लिए यानी 10 वर्ष के लिए लागू किया गया कि 10 वर्ष तक देखते हैं कि व्यवस्था कितनी सफल होती है और कितनी विफल होती है। लेकिन 3 साल बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त को परमानेंट कर दिया गया। जो ये इलाके जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें ब्रिटिश शासित भारत का 19% हिस्सा आता है, वहाँ जो है भूमि का मालिक ज़मींदार को मान लिया गया तब तक जब तक कि वो अपना लगान जो है भू राजस्व कंपनी के खाते में निश्चित दिन तक पहुंचा रहा है। अगर उसने पहुंचाना बंद कर दिया तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी और उसकी जगह किसी दूसरे को वो ज़मींदारी दे दी जाएगी। ठीक है, 1790 में इसको शुरू किया गया। और अगर ये आता है कि कब लागू किया गया तो 2 कई बार उत्तर आते हैं, 93 भी आता है, 90 भी आता है। तो वैसे 90 में 10 वर्ष के लिए शुरू किया गया था, 93 में इसको स्थायी कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, ज़मींदारी व्यवस्था के अंतर्गत स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसका हिस्सा फिक्स कर दिया गया था। कहा यह गया कि हमको तो फिक्स एक राशि चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि भाई हमारी इतनी राशि तो खजाने में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और वाराणसी से आ रही है, ताकि उनका हिसाब किताब बैलेंस रहे। ठीक, जब शुरुआत में भू राजस्व की दर फिक्स की गई कि ये दर इतनी है, ये माना गया कि उसका 89% जो है वो तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 11% वो ज़मींदार अपने लिए रखेंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं सरकार का। ठीक है, 89% ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के खाते में और 11% ज़मींदारों के खाते में। अब ये फिक्स कर दिया गया है। जब शुरू हुई 1793 में, उससे लेकर के 1950 के दशक तक, जब तक वो ख़त्म हुई तब तक लगान की राशि वहीं रही, सरकार का हिस्सा तो वही रहा और ज़मींदारों को छूट दे दी गई कि आप किसानों से कितना भी चाहे लगान बाद में बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब कंपनी ने क्यों ये लागू किया, इसको क्या क्या कंपनी को लाभ होने वाले थे, या वो दिखाने वाली थी कि भारतीय जनता को भी, भारतीय समाज को भी इससे क्या लाभ होने वाला है, इस पर हम चर्चा पहले कर लेते हैं कि कंपनी को इस व्यवस्था से क्या क्या लाभ थे। तो पहला जो लाभ था वो ये था कि उनकी आय का एक स्थायी स्रोत निर्मित हो गया था। अब मैं बता रही हूँ कि हमारे चाहे गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, सल्तनत काल हो, मुगलों का काल हो, हमेशा लगान तो जो होता था वो वसूल किया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, आज भी जब हम इतने कीटनाशक काम में ले रहे हैं, सिंचाई के इतने साधन हैं किसानों के पास, हायर टेक्निक्स काम में ले रहे हैं, तब भी कई बार किसानों की फसलें आप देखते हैं, आप आम जीवन में भी देखते हैं कि बर्बाद हो जाती हैं। तो हम तब का सोच रहे हैं जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, जब खाद बीज जो है अच्छी गुणवत्ता के किसानों के पास नहीं थे और खाद के नाम पर सिर्फ गायों का गोबर हुआ करता था, केमिकल कुछ भी नहीं था, ना सिंचाई के कोई साधन थे, अकाल पड़ जाए तो बांध हो जिसकी व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे में जब
फसलें बर्बाद हो जाती थी तो ऐसा कर दिया जाता था, चाहे मुग़लों का काल हो, एक व्यवस्था थी कि आप जो है ये लगान अगले साल देते हैं। और अगर वास्तव में दुर्भिक्ष भयंकर पड़ा है, अतिवृष्टि, फसलें पूरी तबाह हो गई हैं, तो मुग़ल शासक भी इतने क्रूर नहीं थे, उन्होंने भी लगान कई बार माफ़ किया था किसानों का। लेकिन कंपनी को तो आय स्थायी चाहिए थी, उनको कोई लेना देना नहीं था किसानों की व्यवस्था से, उनकी व्यथा से। उन्हें सिर्फ अपने राजकोष भरने से ही मतलब था कि हमारे खजाने में निश्चित राशि आ जानी चाहिए। दूसरा, कंपनी का एक उद्देश्य था कि हम भारत में रह रहे हैं, शासन कर रहे हैं, हम एक दूसरे देश में शासन कर रहे हैं, तो हमें एक वफादार, एक समर्थक वर्ग की आवश्यकता है, जो कि भविष्य में अगर कभी क्रांति होती है, चाहे सशस्त्र हो या कि गांधी जी ने जो बाद में निशस्त्र क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी की थी, वो क्रांति हो, हमें एक सपोर्टर तो चाहिए, एक समर्थक तो चाहिए। तो ये ज़मींदार जो कि हमारे ऊपर ही निर्भर है, परजीवी है एक तरह से, वो हमें हमेशा के लिए समर्थक करेंगे। और ये वास्तव में उनकी सोच सही साबित हुई। अंत तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हुआ, ये जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिश शासन के पक्षधर रहे। उनकी यही इच्छा रही कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थायी बना रहे, ताकि हमारा ओहदा, हमारा पद, हमारी आय, ये सब स्थायी रहे। और तीसरी जो कंपनी ने ये बात कही कि हम तो भाई ज़मींदार को दे रहे हैं ज़मीनें, ठीक है ना, हम तो ज़मींदार को दे रहे हैं, हमारा तो इतना ही आ रहा है, अब उसके बाद में अगर ज़्यादा फसल होती है तो वो ज़मींदार को ही फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि जब ज़मींदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाएगा, तब ज़मींदार जो है भूमि सुधार में रुचि दिखाएगा, वो ज़मीन पर और अच्छी तरीके से उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। जो पड़ती ज़मीन पड़ी है, क्योंकि अब कंपनी तो उसमें से कुछ लेने वाली है नहीं, पड़ती ज़मीन है, उसको भी जो है कृषि का विस्तार किया जाएगा, वहाँ भी खेती बाड़ी की जाएगी। इस तरह से ज़मींदार की आय बढ़ेगी और भूमि का सुधार भी होगा। ये तीन जो है मुख्य उद्देश्य थे कंपनी के उस वक्त स्थायी बंदोबस्त लागू करने के। अब ये उद्देश्यों में कितनी सफल हुई, इस पर हम ज़रूर चर्चा कर लेते हैं कि ज़मींदारी व्यवस्था में क्या रहा। बच्चों, हुआ ये करता था कि इन्होंने जो लगान तय किया, जो भू राजस्व तय किया, वो इस हिसाब से तय किया कि 100 साल बाद, 150 साल बाद महंगाई तो बढ़ती ही जाती है, तो उस वक्त कितनी फसल होगी उस हिसाब से अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले लो। तो जब ये व्यवस्था शुरू की गई, तब जो है दर बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तक कहीं कहीं 66% तक, 50 से लेकर 66% तक जो फसल होती थी उसका हिस्सा कंपनी को जाता था। तो किसान बेचारे के पास कुछ भी नहीं बच जाता था। और इस कारण जो है 90 वर्षों की अवधि में भारत में अनगिनत अकाल पड़े। अनगिनत अकालों में जो है कई लोग अनाज की कमी से, भुखमरी से मारे गए, जो कि एक ऐसा देश ब्रिटिश, जो कि आधुनिकता का पताका उसकी दुनिया भर में लहरा रहा था, उसके साम्राज्य में वहाँ के निवासियों की, किसी भी देश के निवासियों की ऐसी अवस्था हो, ये ब्रिटेन के मुंह पर जो है काला अध्याय जो है वो कितना भी करें उसको मिटा नहीं सकते हैं। पहली जो चीज़ है, क्या परिणाम हुए किसानों पर, यहाँ ये हुआ कि ज़मींदारों को, सरकार को कितना देना है ये तो उन्होंने फ़िक्स कर दिया, लेकिन किसानों से वो कितना लेंगे उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया। यहाँ किसानों के शोषण में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। कारण पहले मैंने बताया कि मुग़ल हो, गुप्त हो, मौर्य हो, सुल्तान हो, सभी के काल में लगानों की वसूली कई बार स्थगित कर दी जाती थी। जो ज़मींदार होते थे वो किसानों की मौत मरतंग, शादी ब्याह ऐसों में जो है मदद भी किया करते थे। तो ज़मींदारों और किसानों के बीच में स्नेहपूर्ण पिता पुत्र का सा रिश्ता हुआ करता था। लेकिन कंपनी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जो दयालु ज़मींदार थे, जो रहमदिल थे कि भाई हमको तो इन्हीं किसानों के बीच में रहना है, इनको हम इतनी तकलीफ़ दे करके कैसे इनके बीच लोकप्रिय हो सकते हैं, उनको जो है उनकी ज़मींदारियाँ अक्सर नीलाम हो जाती थी और वो ज़मींदारियाँ खरीदते थे कलकत्ता में रहने वाले लोग। इससे जो है बंगाल में एक शब्द आएगा आपके, एब्सेंटली लैंडलॉर्डशिप या अनुपस्थित ज़मींदारी, ये व्यवस्था उत्पन्न हो गई। जो दयालु ज़मींदार थे, जो किसानों को लगान नहीं ले सकते थे, इतना चूस नहीं सकते थे, उनकी ज़मींदारियाँ छीन ली गई और नीलाम करके ऐसों को दे दी गई जो कंपनी को फ़ायदा पहुँचाए।
लेकिन उनको किसानों की अवस्था से कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे ज़मींदार पुराने समय में ज़मींदार गाँवों में ही रहते थे, लेकिन अब वो गाँव में नहीं रह रहे, वो कलकत्ता के विशाल आलीशान भवनों में रह रहे हैं। इन भवनों की ईंट, चूना, इनमें लगे महंगे कालीन, पर्दे, वो सब किसानों के खून पसीने की कमाई थी। किसानों के शोषण में अपरिमित मात्रा में वृद्धि हुई। अनुपस्थित ज़मींदार मैंने बता दिया कि ऐसे ज़मींदार जो गाँवों में रह रहे हैं, जिनको किसानों के हक से, उनके सुख दुख से मतलब है, उनकी ज़मींदारियाँ छीन ली गई, या जो क्रूर थे वो तो बच गए फिर भी, और इन लोगों को अब किसानों से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि कंपनी उनको किसी भी विद्रोह से जो है वो निजात दिला सकती थी, उसके काम आ सकती थी। तो ये लोग कलकत्ता में चले गए। लगभग सभी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ये कलकत्ता में आलीशान कोठियाँ बना कर के रहने लग गए, और इन कोठियों का सारा राशन पानी, इन कोठियों में रहने वालों की सारी सहूलियतें गाँव के किसानों से चूस कर आने लग गई। तीसरा जो है भूमि सुधार में, कंपनी ने जब ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया था तब उन्होंने कहा था कि ज़मींदार जो है भूमि सुधार में रुचि लेंगे, ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए रुचि लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़मींदारों को पता था कृषक अब विद्रोह कर नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमको तो लगान लेना है, हमें क्या लेना देना कि ज़मीन में गिरावट आती है या ये आती है। दूसरा, किसान जो थे उनको तो ये पता था हम कितना भी पैदा कर लें, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो अधिशेष उत्पादन है, वो तो ज़मींदारों के पास ही जाना है। तो वो इतना ही पैदा करने में रुचि लेने लगे कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस तरह से बंगाल जो है, जो कि भारत का सबसे धनी प्रांत था, एक मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। ये सारा दोष जो है अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त को दिया जाता है। बच्चों, आज भी हम देखें तो भारत के जो सबसे गरीब प्रांत हैं उनमें बिहार का नाम आता है, उनमें उड़ीसा का नाम आता है, उनमें बंगाल का नाम आता है। इसका कारण जो है ये नहीं है कि हम भारतीय आलसी हैं या ऐसा है। ये जो स्थायी बंदोबस्त जो कि बाद में 1950 के दशक तक आते आते ख़त्म हुआ, इस स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल और बिहार को सदियों के लिए गरीबी के एक जाल में, कुचक्र में ढकेल दिया। ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में जो छोटी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहती थी वो मैंने आपसे कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है उसको जब आप सुनेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ इसको अपनी पुस्तक में से भी इम्प्रोवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपका जो है स्थायी बंदोबस्त के बारे में कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों, ये स्थायी बंदोबस्त ऐसा नहीं है कि आपके फाइनल ईयर तक ही आके सीमित होगा। आप फाइनल ईयर के बाद पीटीटी का एग्ज़ाम दोगे, आप टीचर बनने की तैयारी करोगे, रीट का एग्ज़ाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, इसके अलावा आरएस, आईएएस, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे दो, बैंकिंग के अलावा इतिहास की बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्थायी बंदोबस्त एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1, 2, 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज़ कर लीजिए। इतना कहकर ही मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।